हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एकलव्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही थी हमारी राजनीति विज्ञान की, उस सीरीज के अंदर आज हम संविधान के भाग 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर लेके आने वाले हैं। ठीक है, इस संविधान के भाग में हम भाग 1 के अंदर जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे के वैसे सारे क्वेश्चन अपने लेके आने वाले हैं। और उसके साथ में इसमें कुछ क्वेश्चन अनुसूची और भागों से संबंधित भी है कि संविधान के कौन से भाग में क्या क्या चीजें है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइनें आपके मोटिवेशन के लिए बोलना चाहता हूं कि सफर में धूप तो होगी, चलना हो तो चलो, सभी है भीड़ में, निकलना हो तो चलो, किसी के रास्ते राहें कहाँ बदलती है, कि किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम खुद को बदल सको तो चलना हो तो चलो। यदि आप खुद को बदल सकते हो सफलता की राहों में सफलता पाने के लिए, तो ही आप ये मान के चलो कि सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्लास के साथ में आज इसी मोटिवेशन लाइन के साथ में आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए, मैंने कोशिश की है कि इस सीरीज के अंदर कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी बना के डाले हैं ताकि मैं आपको संविधान का जो पहला भाग है वो सारा का सारा कंप्लीट कर सकूं। याद रखना दोस्तों, ये क्लास ऐसा नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले बच्चों के लिए हो या फिर रीट वालों के लिए। ये सभी क्लासेज रीट मेंस, सेकंड ग्रेड और जितने भी आगे जितनी भी भर्ती आने वाली है सभी जिसमें भारत के संविधान से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक एग्जामों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। यदि भारत के संविधान के भाग 1 से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपको इस क्लास से जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, संविधान के भाग 1 भारत व राज्य क्षेत्र का विस्तार है। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान का जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेदों का विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि संविधान का जो भाग 1 है, संविधान के भाग 1 की बात करूं तो भाग 1 के अंदर भारत के संघ और राज्य क्षेत्र सभी का वर्णन मिलता है और उसके लिए अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। कहां से कहां तक आते हैं? 1 से 4 तक। ठीक है दोस्तों, 1 से 4 तक संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद मिलते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं 5 से 11 तक, तो 5 से 11 तक नागरिकता जो संविधान का दूसरा भाग है उसका वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? नागरिकता से संबंधित जो भाग है हमारा वो संविधान का दूसरा भाग है और उस दूसरे भाग का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 में मिलता है। उसके बाद यदि संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 12 से 35 की बात करूं तो संविधान का जो भाग 3 है मौलिक अधिकारों से संबंधित, वो संविधान का भाग मिलता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे संविधान से रिलेटेड पहला जो भाग है हमारा, उसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं? 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। ठीक है दोस्त, ये हमारा पहला सवाल हुआ। और भाग 1 का नाम है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत के जितने भी संघ राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है सभी का वर्णन इस संविधान के भाग 1 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, यदि इसकी बात करें तो हमारे भारत के संविधान राज्यों में यदि मैं बात करूं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल हो गया। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी के बारे में यदि हमें जानना है तो संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा? संविधान का हमें पहला भाग पढ़ना पड़ेगा और उसमें अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़े। अगला जो सवाल है हमारा वो सवाल है, संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत संघ में, जो कि भारत संघ में शामिल नहीं है, अपने में मिला सकती है। संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत संघ में शामिल नहीं है अपने में मिला सकती है। यह है किस अनुच्छेद में इसकी बात कही गई है? देखिए दोस्तों, लिखा गया है कि संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत संघ में जो कि शामिल नहीं है उसको अपने में मिला सकती है। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कही गई है?
याद रखना दोस्तों, संविधान का जो भाग 1 है, भाग 1 के अंदर जो अनुच्छेद आते हैं वो 1 से 4 तक आते हैं, जो हमने पहले सवाल में पढ़ा था। अब उन 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद है उन सब के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई है। देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग 1 का अनुच्छेद 1 आता है, उस अनुच्छेद 1 के अंतर्गत लिखा हुआ है कि संघ यानी कि भारत संघ राज्य क्षेत्र यानी कि भारत एक ऐसे राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, और वो ऐसे राज्यों का संघ होगा कि जो भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकते, अविनाशी राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, वो सारे के सारे भारत में ही इंक्लूड है। ये संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। तो दूसरे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संसद अपने से बाहर वाले किसी भी क्षेत्र को अपने में मिला सकती है, और उसके लिए उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत संघ में शामिल नहीं है, उसको अपने में मिला सकती है। ये संविधान के कौन से आर्टिकल में आ जाता है? अनुच्छेद 2 में आ जाता है। देखिए दोस्तों, इसकी बात यदि मैं करूं तो संविधान के अंदर 35वां और 36वें 2 संविधान संशोधन हुए थे, जिनके अंदर 35वें संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, जिसके तहत सिक्किम, जो कि भारत का अंग नहीं था पहले, सिक्किम के अंदर चोग्याल वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? चोग्याल वंश का शासक था। और जब पहली बार जब भारत की रियासतों के एकीकरण की बात चल रही थी, तो उसके बाद से 1974 में जाके सिक्किम को लगा कि जब चाइना ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद सिक्किम को जब ये लगा कि अब हम सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने पहली बार भारत के सामने प्रस्ताव रखा कि हमें अपने में राज्य में मिला लीजिए। तो 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, जिसके तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। कैसा राज्य बनाया गया? सह राज्य बनाया गया। सह राज्य बनाया गया। उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, और उसके बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया जाता है, यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1975 में, 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वें पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा भारत में दिया जाता है। तो यानी कि आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद, जो कि भारत का राज्य क्षेत्र नहीं है, उसको भी अपने में मिला सकती है। तीसरा आर्टिकल आ जाता है। तीसरे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संसद अपने राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये सारी चीजें, यानी कि उनके नाम, सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण करना, ये सब आर्टिकल 3 के तहत कर सकती है। उसके बाद में आ जाता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि 2 और 3 के तहत जो भी कार्य किया जाएगा उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसके तहत? यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी कार्य किया जाएगा उसे संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, यानी आर्टिकल 368 का में प्रयोग उसका नहीं होगा। तो ये सारे के सारे भाग 1 के चारों अनुच्छेद है जो आपको याद रखने हैं। इन्हीं से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए 2 बार संविधान संशोधन करने पड़ते हैं। पहला 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 के अंदर, और उसके बाद सिक्किम सह राज्य का दर्जा मिलता है, और इसे संविधान के आर्टिकल 2A में जोड़ दिया जाता है। किसमें जोड़ दिया जाता है? 2A में। जब 36वां संविधान संशोधन किया जाता है तो इस 2A को खत्म किया जाता है और सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। क्योंकि सिक्किम जब भारत में मिलने वाला था तो सिक्किम शर्त रखता है कि हम पहले 1 साल तक आपके साथ में रहेंगे, यदि हमको व्यवहार आपका अच्छा लगा तो हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सवाल था हमारा कि संसद किसी भी राज्य क्षेत्र को अपने भारत संघ में जो शामिल नहीं है उसको भी मिला सकती है, उसके लिए आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल 2 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि सिक्किम को संसद द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि संसद को, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, और 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? सह राज्य का दर्जा दिया गया। और 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। देखिए दोस्तों, इस पे यदि हम थोड़ा सा नजर डालें, 5वां संविधान संशोधन होता है 1955 में,
और 9वां संविधान संशोधन होता है 1960 में। इसको हम आगे क्लास में, इसी क्लास में आगे डिस्कस करेंगे इन दोनों संविधान संशोधनों को, ठीक है। तो अभी के लिए आपको आंसर याद रखना है कि सिक्किम को पूर्ण संसद द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और उसे आर्टिकल 2A में लिखा गया था, जैसा कि मैंने अभी लास्ट उस सेशन में आपको, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आता है कि पंजाब का विभाजन करके हरियाणा में चंडीगढ़ बनाए गए। देखिए दोस्तों, जब भारत के अंदर भारत स्वतंत्र हो गया था, भारत के स्वतंत्र होने के बाद में चीजें ऐसी हुई कि हमारे देश के अंतर्गत रियासतों का एकीकरण होने वाला था। रियासतों का एकीकरण होने के बाद में 1953 के बाद से हमारे देश के अंतर्गत भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगे उठने लगी। अब उसी समय भारत का जो नक्शा है उसके अंतर्गत यदि आप देखते हैं तो ये जो ऊपरी वाला भाग था, पंजाब वाला भाग, इसको पेप्सू भाग बोला जाता था। पूरा का पूरा जो ये भाग था ये पेप्सू भाग बोला जाता था। और इस पेप्सू भाग को तोड़कर एक आयोग बनाया जाता है, साहा आयोग 1966 में। कौन सा आयोग बनाया जाता है? साहा आयोग बनाया जाता है 1966 में। और उस 1966 के साहा आयोग की सिफारिश पर 18वां संविधान संशोधन किया जाता है। 18वें संविधान संशोधन के तहत पंजाब का विभाजन किया जाता है और पंजाब का विभाजन करके हरियाणा और चंडीगढ़ बना दिए जाते हैं। हरियाणा जिसमें हिंदी भाषी जो लोग थे उनको हरियाणा दिया गया, और जो चंडीगढ़ था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे जब आप, यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं। यानी कि पूरे के पूरे संविधान की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी उस, यानी कि जो हमारी ऑफलाइन क्लास होगी, थ्योरेटिकल क्लासें होंगी, उसमें सारी चीजें आपको व्यवस्थित रूप से समझाई जाएगी। अभी के लिए हम याद रखना है कि 18वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 के अंतर्गत, और साहा आयोग बनाया गया था। उस साहा आयोग की सिफारिश पर पंजाब को हरियाणा में चंडीगढ़ और इसी के ऊपर एक हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों में तोड़ दिया गया था। यानी कि जो हमारा पेप्सू वाला भाग था, उस पेप्सू वाले भाग को पंजाब ईस्टर्न पटियाला जो स्टेट यूनियन थी पूरी की पूरी, उसको तोड़कर कौन सा भाग बना दिया गया? पंजाबी लोगों के लिए पंजाब, हिंदी लोगों के लिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी चीजें याद रखनी है। देखिए 100वां संविधान संशोधन होता है 2015 में, ये भी याद रखना। 100वें संविधान संशोधन, ये जो बांग्लादेश है हमारा, इस बांग्लादेश को और वे भारत के बीच में भूमि का स्थानांतरण होता है, और उस भूमि के स्थानांतरण में भारत द्वारा बांग्लादेश को 111 क्षेत्र दिए जाते हैं और बांग्लादेश द्वारा भारत को 51 क्षेत्र दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना है, कई बार एग्जाम में सवाल इससे रिलेटेड पूछा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि संसद द्वारा सीमा विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय किस वर्ष दिया गया? देखिए दोस्तों, इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की ओर चलते हैं। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 5वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 5वां संविधान संशोधन 1955। देखिए संविधान का जो आर्टिकल 3 है, उस आर्टिकल 3 के तहत ये बात कही गई है कि संसद क्या कर सकती है, अपने ही राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। तो ये जब मामला हुआ तो पहले शुरुआत में ऐसा होता था कि जिस राज्यों की सीमाओं में कटौती करनी है, जिस राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उस राज्य को पहले से एक वो भेजा जाएगा, यानी कि एक विधेयक उसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, उसको एक, यानी कि पहले उससे चर्चा की जाएगी कि आपकी सीमाओं में कटौती करनी है। इस मामले को लेकर राष्ट्रपति क्या करेगा, एक विधेयक उनके पास में, यानी कि वो भेजेगा और उसके बाद में क्या करेगा, उस राज्य की सिफारिश के आधार पर क्या किया जाएगा, सीमाओं में कटौती की जाएगी। ये 5वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था कि राष्ट्रपति जब भी किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना होगा, उस राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना होगा, तो उस राज्य के जो सरकार है उसके पास में ये प्रस्ताव भेजेगा, सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगा कि आपकी जो सीमा है उनमें हमें क्या करना है, कटौती करनी है, नए राज्य का निर्माण करना है।
तो कई बार ऐसा होता था कि कई राज्य उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। उस कंडीशन में राष्ट्रपति को क्या होता था कि समय ज्यादा लग जाता था, और उस कंडीशन के लिए बाद में 18वां जब संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत मैंने आपको बताया था 1966 में, और उसी 1966 के तहत ये तय हो गया था कि संसद किसी भी राज्य की सीमाओं में कटौती करने के लिए उस राज्य की जो सरकार है उससे परामर्श नहीं लेगी। और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दे दिया जाता है 1969 में कि संसद द्वारा यदि सीमा विवाद को सुलझाना है तो उस राज्य की सीमाओं में कोई उस राज्य से परमिशन उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्योंकि यदि राज्य से परमिशन लेना पड़ेगा तो क्या होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए आप देखते हैं कि बाद में जितने भी राज्य बनाए गए उन सभी के लिए संविधान संशोधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब दिया था, 1969 के तहत सुप्रीम कोर्ट इस बात का निर्णय दे देता है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आता है कि भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। देखिए दोस्तों, हमारे देश का जब स्वतंत्र हो गया था 1947 में, तो 1947 में स्वतंत्र होने के बाद 1948 से ही हमारी जितने भी देशी रियासतें थी, देशी रियासतों के एकीकरण का काम स्टार्ट हो जाता है। और देशी रियासतों के एकीकरण का काम स्टार्ट होता है, यानी कि 552 प्लस देशी रियासतें थी, और उन 552 देशी रियासतों के लिए एक सबसे पहले क्या होता है कि भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठती है। किसके आधार पर? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती है। अब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती है, इसलिए भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया जाता है जून 1948 में। कब बनाया जाता है मेरे दोस्त? जून 1948 में एक भाषाई प्रांतीय आयोग बनाया जाता है, और उस भाषाई प्रांतीय आयोग जो बनाया जाता है वो एस के धर की अध्यक्षता में बनाया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? एस के धर की अध्यक्षता में बनाया जाता है। लेकिन एस के धर की अध्यक्षता में बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट देता है दिसंबर 1948 में, और दिसंबर 1948 में ये अपनी रिपोर्ट में कहता है कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाना चाहिए वो किसके आधार पे हो? प्रशासनिक आधार पे किया जाना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो इसलिए पहला जो भाषाई प्रांतीय आयोग बनता है वो कब बनता है? जून 1948 में बनता है। और किसकी अध्यक्षता में बनता है? एस के धर की अध्यक्षता में बनता है। इससे आगे थोड़ा सा और देखें तो दिसंबर 1948 में ही एक समिति बनाई जाती है, जेवीपी समिति। कौन सी समिति बनाई जाती है? जेवीपी समिति बनाई जाती है। इस समिति में 3 लोग सदस्य थे, और उनका भी काम यही था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, इसका सर्वे करना। जैसे इस एस के धर की अध्यक्षता में बनाया गया आयोग था, वैसे ही जेवीपी समिति भी बनाई गई थी, जिसका काम भी यही था कि क्या आपको यह पता करना है कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या नहीं। तो उस मामले को लेकर जेवीपी समिति बनाई जाती है। जेवीपी समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया सदस्य होते हैं। लेकिन ये जो समिति है वो 1949 में अपनी रिपोर्ट दे देती है, अप्रैल 1949 में, और ये भी कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है, हम सिर्फ प्रशासनिक और विधायी आधारों पर राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चले आगे। भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में किया गया? जून 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल आता है कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद को निरस्त किया गया। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति बनाई गई, और उस समिति के द्वारा अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्टें दी गई। और अपनी रिपोर्ट देने के बाद में उसके बाद में क्या होता है कि 1952 में जैसे ही नई लोकसभा बनती है, 51-52 में लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि 1952 से ही मैसूर, जो कि एक भारत का राज्य था, उस मैसूर राज्य से भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग उठती है। और उस 1952 में इस मैसूर के अंतर्गत एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है, और उस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे, जो नेता थे पोट्टी श्री रामालू। और उस पोट्टी श्री रामालू की भूख हड़ताल के बाद में मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के बाद में मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही भूख हड़ताल के बाद में उनकी मृत्यु होती है तो मजबूरन 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाना पड़ता है? आंध्र प्रदेश बनाना पड़ता है।
किसके आधार पर? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ता है। जैसे ही पहला राज्य बनता है भाषा के आधार पर, तो हर जगह से, यानी कि जगह जगह राज्यों से मांगे उठने लगती है कि हमारे भी यहाँ पे भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जाए। तो उसके बाद में क्या होता है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है और ये आयोग 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है और 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है, लेकिन ये भी एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर देता है। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर देता है। क्या कर देता है? अस्वीकार कर देता है। और उसके बाद में जब ये सारी चीजें हो जाती है तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भी 7वां संविधान संशोधन किया जाता है 1956 के अंदर। और जो स्वतंत्रता से पहले हमारे जितने भी राज्य थे उन सबको जो ABCD वर्गों में बांटा गया था, उस ABCD वर्ग को हटाकर सिर्फ 2 वर्गों में A और B में बांट दिया जाता है, जिसमें A में राज्य आ जाते हैं और B में केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्यों की श्रेणी थी उसको हटा दिया जाता है, यानी कि हमारे संविधान का भाग 7 हटा दिया जाता है और भाग 7 में जो अनुच्छेद आता है वो एक ही अनुच्छेद था 238। तो संविधान 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हमारे संविधान के भाग 7 और अनुच्छेद 238 को हटा दिया जाता है, यानी कि उसको क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं। 1952 में कोटी श्री रामल्ली की मृत्यु होती है, तो उसी के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है। कौन सा? आंध्र प्रदेश बनता है। उसके बाद में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के साथ में 1955 में यह आयोग अपनी रिपोर्ट देता है और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके तहत संविधान के भाग 7 और अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 1 नवंबर 1956 तक भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे? देखिए दोस्तों, जैसे ही 7वां संविधान संशोधन होता है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है और 1956 के बाद में क्या होता है कि भारत के जितने भी राज्य थे, स्वतंत्रता से पहले जिन राज्यों को ABCD वर्गों में बांटा गया था उन ABCD वर्गों को खत्म कर दिया जाता है और सिफारिश की जाती है उस समय भारत में कि 15 राज्य बना दिए जाए। लेकिन 1 नवंबर 1956 तक भारत के अंदर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। तो ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में कितने राज्य 1 नवंबर 1956 तक। जैसा भी आप सबको पता है कि आप भी पढ़ते हो कि राजस्थान का जो अस्तित्व में आया था, राजस्थान भी 1 नवंबर 1956 को ही आया था। तो ये चीज याद रखना कि भारत में 1 नवंबर 1956 तक 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से आगे राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जैसे 1960 में गुजरात और मराठी लोगों के लिए अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं, उसके बाद 63 में नागालैंड बना दिया जाता है। इस तरह से राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 100वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कितने विदेशी क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया था? देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 2015 के अंदर और 2015 में 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश याद रखना दोस्तों, भारत और बांग्लादेश ऐसा देश है बांग्लादेश जिसकी सीमा भारत से 2 बार मिलती है और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको जीरो लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। और भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा बनाने वाला बांग्लादेश सबसे बड़ा देश है जो भारत के साथ में क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। ठीक है, अब यदि भारत और बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्षेत्रों का क्या हुआ था? स्थानांतरण हुआ था, क्षेत्रों का स्थानांतरण। और उस क्षेत्रों के स्थानांतरण में भारत द्वारा 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए। कितने? 111 क्षेत्र किसको दिए गए? बांग्लादेश को दिए गए। और 51 क्षेत्र बांग्लादेश द्वारा भारत को दिए गए। किसको दिए गए? 51 क्षेत्र भारत को दिए गए।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश को कितने क्षेत्र स्थानांतरित किए गए थे, 111 क्षेत्र स्थानांतरित किए गए थे। याद रखना भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, जीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा भारत का यानी कि 100वां संविधान संशोधन 2015 का हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, रियासतों के एकीकरण में योगदान किस किसने किया था। देखिए रियासतों के एकीकरण की बात यदि मैं करूं तो देखिए हमारे देश के अंतर्गत जब माउंटबेटन को भारत में लाया गया था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। और गवर्नर जनरल इसलिए बनाया गया था कि ताकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जा सके। 3 जून 1947 को माउंटबेटन अपनी योजना का प्रस्ताव करते हैं, यानी कि घोषणा करते हैं, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और उस माउंटबेटन योजना के तहत जब माउंटबेटन भारत के देशी रियासतों के राजाओं को 3 ऑप्शन दे देते हैं कि या तो वो भारत में मिल जाए, या पाकिस्तान में चले जाए, या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि भारत के रियासतीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रांतीय रियासती विभाग का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और उनके साथ में उनके एक जो सेक्रेटरी थे वीपी मेनन। और उसके साथ यदि मैं भारत की रियासतों के एकीकरण की बात करूं तो माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन तीनों ने भारत की रियासतों के एकीकरण में अपना योगदान निभाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना कि रियासतों के एकीकरण में योगदान किस किस का है, माउंटबेटन का भी है, सरदार पटेल का भी है, वीपी मेनन का भी है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में बात करें कि जो रियासतें थी, मैंने अभी आपको बताया था कि 552 प्लस रियासतें थी। और उन 552 प्लस रियासतों के एकीकरण का काम इन दोनों लोगों के पास में था। मोस्टली रियासतें भारत के अंदर के मिल गई थी, लेकिन 3 रियासतें रह गई थी। एक तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो याद रखना दोस्तों, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। किसके द्वारा मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, जिसका नाम दिया था ऑपरेशन पोलो या पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। उसके बाद यदि कश्मीर की बात करूं तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको मिलाया गया। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर्म। तो 3 ही रियासतें ऐसी थी, हालांकि राजस्थान की भी कुछ रियासतें थी, उनके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं कि भारत की जो 3 रियासतें ऐसी थी, उन 3 रियासतों को मिलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बाकी रियासतें भारत में आसानी से मिल गई थी। इन 3 रियासतों को, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के मिलाया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो किया गया, पुलिस कार्रवाई की गई, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। तो ये चीज याद रखना कि टोटल जो रियासतों के एकीकरण का काम था वो किसके पास था, माउंटबेटन। किस किसने योगदान दिया, माउंटबेटन ने, सरदार पटेल और वीपी मेनन। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि वर्ष 2000 में बनाए गए राज्यों का सही क्रम क्या है। देखिए दोस्तों, वर्ष 2000 में हमारे देश में 3 राज्य बनाए गए थे नए। और उन 3 राज्यों की यदि मैं बात करूं तो हमारे जो 3 राज्य बनाए गए, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। इन 3 डेटों को 3 नए राज्य बनाए गए थे। और उनको याद करने का एक सीधा सा तरीका है, छत से उतर झा। छत से उतर झा। ठीक है, तो यानी कि छत्तीसगढ़, सबसे पहला जो क्रम बनाया गया था वो क्रम 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनता है, 9 नवंबर को उत्तराखंड बनता है और 15 नवंबर को झारखंड राज्य बनाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या होगा, तो ये चीज भी याद रखना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इनका क्रम हो जाएगा। तो और कौन कौन सी डेट को बनाए गए थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना, ये क्रम सीधा सीधा एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों, अब जब राज्य बनाए गए थे तो अब संविधान संशोधन करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी, क्योंकि हमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। अब संसद चाहे तो किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, यह संसद के ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लागू कब किया गया। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 जो लाया गया था, उस विधेयक के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक ये आया था 2019 के अंतर्गत, और 2019 में इसको लागू किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को इसको लागू किया गया। देखिए, यदि मैं इसकी बात करूं कि राज्यसभा में 5 अगस्त और लोकसभा में 6 अगस्त को इसको मंजूरी मिल जाती है। 6 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा से और 6 अगस्त को लोकसभा से मंजूरी मिल जाती है, और इसे लागू कर दिया जाता है 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर 2019 को लागू करते हैं तो उसी समय लद्दाख व जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश दोनों को बना दिया जाता है, और उसी दिन से हमारे देश में राज्यों की संख्या 28 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 28 रह जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक पूर्ण स्टेट था, बाद में उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और वो लागू कब किया जाता है? 31 अक्टूबर 2019 के बाद में लागू किया जाता है। इसलिए उस समय क्या हो जाती है? राज्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 28 हो जाती है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो जाती है। लेकिन उसके बाद 2020 में फिर से एक दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो हमारे थे, दादरा व दमन द्वीप को मिलाकर एक कर दिया जाता है, और उसके बाद से फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना ये चीजें कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो विधेयक आया था उसको कब लागू किया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019 को उसको लागू किया गया, और उसके साथ ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अगला सवाल है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह निर्णय किस मामले में दिया गया। देखिए दोस्तों, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो मामला था बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 का था, और जिसके अंतर्गत ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको इसकी एक पृष्ठभूमि बताता हूँ। होता क्या है कि जब हमारे देश में आजाद हो जाता है, आजाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, तो उसके बाद से 1958 में एक मामला उठता है। एक पश्चिम बंगाल का एक गांव था बेरूबाड़ी गांव। कौन सा गांव था? बेरूबाड़ी गांव। और उस बेरूबाड़ी गांव को पाकिस्तान रट लगाए बैठा था कि ये हमारी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये हमारी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसे कृपया हमको दे दीजिए। ये सारी चीजें जब पंडित नेहरू के सामने आई तो उन्होंने क्या किया? संसद में ये प्रस्ताव रखा, और उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पारित करके ये कह दिया गया क्या कि संसद को ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है? अपने देश के क्षेत्र को विदेशी क्षेत्र को दे सकती है। ये मामला हुआ था 1960 में। अब इस मामले के अंतर्गत क्या हुआ था? इस मामले में बेरूबाड़ी भाग की जगह की बात नहीं थी, क्योंकि इस बेरूबाड़ी जगह पर 12,000 लोग निवास करते थे। उन सभी 12,000 लोगों को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। ठीक है, अब हुआ वो मामला कि इस मामले को लेके उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो एक संविधान का आर्टिकल है 143, और उस 143 का आर्टिकल के तहत ये होता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी मुद्दे पर। जब सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में सलाह ली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसलिए यानी कि संसद क्या कर सकती है किसी भी मामले में, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यानी कि ये कार्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों की तरह दोनों से बिल्कुल अलग है। तो यानी कि संसद क्या कर सकती है? अपने विदेशी यानी कि जो अपना क्षेत्र है उसको भी क्या कर सकती है? विदेशों को दे सकती है। देखिए दोस्तों, उसके बाद में केशवानंद भारती मामला हुआ था, और उस केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था, जिसका जजमेंट आता है 24 अप्रैल 1973 को। और उस जजमेंट के बाद से हमारे भारत के संविधान की जो रूपरेखा है वो सारी की सारी बदल दी जाती है, और उसके तहत ये कह दिया जाता है कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
याद रखना। उसके बाद प्रीवी पर्स वाला मामला हुआ था। प्रीवी पर्स वाले मामले की यदि मैं बात करूं आपसे तो इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, क्योंकि जब भारत के रियासतीकरण का एकीकरण हो रहा था रियासतों का, तो उस समय भारत के कई राजाओं ने भारत में मिलने के लिए एक मोटी रकम की मांग की थी कि हमको इतना पैसा चाहिए, सालाना उनको पेंशन के रूप में पैसा दिया जाता था। और उस मामले को लेकर 1969 के आसपास जब पहली बार इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उनके खिलाफ जो सिंधिया परिवार के जो लोग थे वो कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और महादजी सिंधिया करके व्यक्ति थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और इंदिरा गांधी उस मामले में फैसले को हार जाती है। लेकिन वो जैसे 1971 में आती है तो सबसे पहले ये प्रीवी पर्स वाला मामला खत्म करती है। उसके बाद एन के गोपालन वाला मामला आता है। एन के गोपालन वाला जो मामला आता है वो 1951 का मामला है। और उस 1951 के मामले में ये कहा जाता है कि एन के गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो आप पढ़ोगे आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस मामले में, और जो कि क्या था, आर्टिकल 22 के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत। ठीक है, तो उसमें आर्टिकल संविधान का जो 19 और 22 के बीच में टकराव होता है, ये सारी चीजें आप बाद में पढ़ोगे। तो बेरूबाड़ी संघ मामले में ये कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल आता है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है। देखिए दोस्तों, संविधान की अनुसूचियों की बात यदि मैं करूं तो मैं आपको थोड़ा सा संविधान की जितनी भी अनुसूची है उन सभी के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, संविधान में मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन यदि वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं। यदि मैं बात करूं तो पहली अनुसूची जो आती है हमारी, वो आती है संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र, यानी कि हमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ भी जानना हो तो वो सारी के सारी हमें अनुसूची 1 को पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद में क्या फर्क होता है कि सर जब अनुच्छेद लिख ही दिए गए थे तो अनुसूची लिखने की कहाँ जरूरत है? देखिए दोस्तों, ये चीज याद रखना कि अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद में एक छोटी बात को लिखा जाता है, यानी कि किसी एक डायरेक्ट पॉइंट को दिखाना हो तो उसके लिए अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अनुसूची जब किसी विस्तृत चीजों को लेके एक ही उसमें दिखाना हो तब उसका अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। तो संविधान के जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत आ जाती है हमारी संघ व उसके राज्य क्षेत्र। संविधान की जो दूसरी अनुसूची आ जाती है उसमें आ जाते हैं हमारे वेतन भत्ते। क्या आ जाते हैं? वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची की बात करूं तो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान आ जाता है। किसका आ जाता है? शपथ का प्रावधान आ जाता है। चौथी अनुसूची की बात करूं तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आ जाता है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस तरह से किया जाएगा वो चौथी अनुसूची के तहत लिखा गया है। पांचवी अनुसूची में आ जाता है एससी और एसटी के क्षेत्रों के बारे में, यानी कि एससी एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाएंगे। उसके बाद छठी अनुसूची की बात करूं तो इसमें 4 राज्य आते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के शासन उपबंधों के बारे में इसमें लिखा गया है। उसके बाद 7वीं अनुसूची आ जाती है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण आ जाता है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण आ जाता है। पृथक्करण, ठीक है। और जिसके तहत ये लिखा गया कि 3-4 प्रकार की सूचियां बनाएंगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक लास्ट में लिख दिया गया अवशिष्ट सूची। ठीक है। संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएगी। और समवर्ती सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसका है? दोनों का, केंद्र व राज्य दोनों। ठीक है। और अवशिष्ट सूची पे सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है कानून बनाने का। एक चीज और याद रखना, समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 7 अनुसूची हो गई। उसके बाद में 8वीं अनुसूची की यदि मैं बात करूं तो 8वीं अनुसूची जो हमारी आ जाती है, देखिए 8वीं अनुसूची में आ जाती है हमारी भाषाएं।
8वीं अनुसूची में आ जाती है हमारी भाषा। और यदि भाषाओं की बात करूं तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 14, और वर्तमान में 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। देखिए ये जो बाकी की 8 भाषाएं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो 21, याद रखना 21, 71 और 92, 21 में 71 जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा। यानी 21वां संविधान संशोधन किया जाता है 1967 में। कब किया जाता है दोस्त? 1967 में। और जिसके तहत एक सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। कौन सी भाषा जोड़ी जाती है? सिंधी भाषा संविधान के अंतर्गत जोड़ दी जाती है। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में, जिसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन किया जाता है 2003 में, जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। उसके बाद में 9वीं अनुसूची आ जाती है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार आता है, और भूमि सुधार जो जोड़ा जाता है हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। कब जोड़ा जाता है दोस्त? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। 10वीं अनुसूची में आ जाती है दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम, याद रखना दोस्तों, दल बदल अधिनियम। और ये आ जाता है हमारा 52वां संविधान संशोधन 1985। कौन सा संविधान संशोधन आ जाता है? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल अधिनियम जोड़ा जाता है। उसके बाद 11वीं अनुसूची आ जाती है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आ जाता है। पंचायती राज, और पंचायती राज के जो इसमें विषय है वो 29 विषय है, और इसको जोड़ा जाता है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा जाता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। उसके बाद 12वीं अनुसूची आ जाती है, और 12वीं अनुसूची में आ जाती है हमारी नगर पालिका या नगरीय स्वशासन, और जिसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें जो विषय आ जाते हैं वो 18 विषय आ जाते हैं। तो हमसे पूछा गया कि संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज में से संबंधित है कितने विषय? तो 29 विषय पंचायती राज में आते हैं। याद रखना दोस्तों, याद रखने का तरीका है 2 + 9 11, और अनुसूची भी कौन सी आ जाती है? 11वीं अनुसूची आ जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे। और नगर पालिका में कितने हैं? 18 विषय आ जाते हैं। ठीक है, और वो कौन सी अनुसूची में आ जाती है? 12वीं अनुसूची में आ जाती है। तो याद रखना, ये सारी की सारी हमारी जो संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियां वो सारी की सारी याद आपको रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब परिवर्तित हुई थी? तो अभी आप सभी के आंसर दे सकते हो, जितनी भी अनुसूची से संबंधित आंसर आएंगे वो सारे आप दे सकते हो। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार जोड़ा गया। भूमि सुधार जोड़ा गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। याद रखना, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अगला सवाल देखिए। अगला है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था कि शपथ कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है। देखिए पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं, दूसरी में वेतन भत्ते आ जाते हैं, तीसरी में क्या आ जाती है? शपथ आ जाती है। तो तीसरी अनुसूची के तहत क्या हो जाती है? इनको शपथ दिलवाई जाती है। कौन सी अनुसूची के तहत? तीसरी अनुसूची के तहत इनको शपथ दिलवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? सेकंड ग्रेड जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। अच्छा, पहली अनुसूची में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ है, और चौथी अनुसूची में क्या आ जाता है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक है, तो ये 4 अनुसूचियां हैं जो इसमें पूछी गई थी, चारों के आपको याद। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? देखिए
राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं हो सकता है, आप खुद देख सकते हो। पुलिस, आपने देखा होगा कि पुलिस क्या होती है, राज्य की पुलिस होती है, कोई भी राज्य उसकी पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस है, ठीक है, वो देखिए। जेल, जेल भी राज्य की होती है। शिक्षा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, पहले राज्य सूची का था, बाद में उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब यदि हम बात करें, ये तीनों तो राज्य सूची के विषय है, लेकिन कानून और व्यवस्था बनाना किसका है, संघ सूची का विषय है, क्योंकि कानून जो भी बनाए जाते हैं, अधिनियम जो भी बनाए जाते हैं, वो सब किसके काम होते हैं, संसद का काम होता है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है कौन, कानून और व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया। मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्यों की यदि मैं बात करूं तो मूल कर्तव्य जो हमारे जोड़े गए थे वो बाद में जोड़े गए थे और संविधान के कौन से भाग में लिखे गए, भाग 4A में लिखे गए हैं। देखिए मूल कर्तव्यों की यदि मैं बात करूं, देखिए दोस्तों भाग 4A मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो हैं 11, लेकिन जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। और जोड़े भी कितने गए थे, 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई और जिसके तहत 42वां संविधान संशोधन किया गया। और उसी संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और इनको लिया गया है रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। और वर्तमान में कितने हैं, 11। तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में और जिसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो याद रह जाएगा संविधान के कौन से भाग में, भाग 4A में मूल कर्तव्य लिखे गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़े गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 11वां कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना ये क्वेश्चन रीट 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन से भाग में संघ व राज्य के प्रशासनिक संबंध का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों, संघ व राज्य के प्रशासनिक संबंध की यदि मैं बात करूं तो भाग 11 और अध्याय 2, भाग 11 और अध्याय 2। देखिए भाग 11 की यदि मैं बात करूं तो देखिए मैं संविधान के आपके थोड़े से भागों के बारे में बता देता हूं कि संविधान के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका विवरण दे देता हूं। देखिए संविधान की यदि मैं बात करूं तो संविधान में भाग 1 आ जाता है हमारा, भाग 1 आ जाता है संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद हमारे आ जाते हैं 1 से लेके 4। ठीक है, दूसरे यदि भाग की बात करूं तो दूसरे भाग में आ जाता है हमारी नागरिकता, और नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 5 से 11 तक। ठीक है दोस्तों, तीसरे यदि भाग की बात करूं तो भाग 3 में आ जाते हैं हमारे मूल अधिकार, मूल अधिकार, और मूल अधिकारों की यदि मैं बात करूं तो 12 से 35 तक मूल अधिकार आ जाते हैं। उसके बाद यदि भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में आ जाते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उनके लिए आर्टिकल आ जाते हैं 36 से लेके 51 तक। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है भाग 4 के, और भाग 4 के में आ जाते हैं हमारे मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्य के लिए संविधान में एक ही आर्टिकल है 51 के या 51A। ठीक है, ये उसके बाद में आ जाता है भाग 5। भाग 5 की यदि मैं बात करूं तो आ जाती है संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, संघ द यूनियन, और उसके लिए आर्टिकल आ जाते हैं 52 से लेके 151 तक। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो भाग 6 आ जाता है, भाग 6 में आ जाती है हमारी राज्य सरकार, और राज्य सरकार के लिए जो आर्टिकल आ जाते हैं वो आ जाते हैं 152 से लेके 237 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए भाग 7, जो भाग 7 मैंने आपको बताया था कि संविधान के द्वारा भाग 7 में जो अनुच्छेद आता है 238, उसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो भाग 8 आ जाता है, और भाग 8 में आ जाता है संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आर्टिकल आते हैं 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो भाग 9 आ जाता है, और भाग 9 में हमारे आ जाती है पंचायती राज,
क्या आ जाता है दोस्त? पंचायती राज आ जाता है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। और पंचायती राज की यदि मैं बात करूं तो इसके जो आर्टिकल आ जाते हैं 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक इसके आर्टिकल आ जाते हैं। और इसी में भाग 9 के आ जाता है, और 9 के में आ जाती है नगर पालिका यानी कि नगरीय स्वशासन। और नगरीय स्वशासन की बात करूं तो आर्टिकल 243 ओ के बाद में पी से लेके 243 जेड जी तक इसमें आर्टिकल आ जाते हैं। कहां तक आ जाते हैं? जेड जी तक इसके आर्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है हमारा भाग 10। भाग 10 की यदि मैं बात करूं तो एससी और एसटी के क्षेत्र आ जाते हैं, तो जिसके लिए आर्टिकल हमारा 244 और 244 के आर्टिकल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे संविधान के भाग 10 हो गए। उसके बाद यदि मैं आगे बात करूं तो भाग 11 की यदि मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, भाग 11 की यदि मैं बात करूं तो भाग 11 में केंद्र व राज्यों के बीच में संबंध आ जाता है। केंद्र व राज्य के बीच संबंध, और इसके लिए जो आर्टिकल आ जाते हैं 245 से 263 तक आर्टिकल आ जाते हैं, जिनमें दो प्रकार के संबंध है। एक तो विधायी संबंध आ जाते हैं हमारे, और दूसरे आ जाते हैं प्रशासनिक संबंध। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूं तो भाग 12, और भाग 12 में आ जाता है हमारा वित्तीय संबंध केंद्र व राज्यों के बीच में, और उसके लिए जो आर्टिकल आ जाते हैं 264 से लेकर 300 के तक आर्टिकल आ जाते हैं भाग 12 के अंदर। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो भाग 13 में आ जाता है हमारा राज्यों के बीच में व्यापार। राज्यों के बीच व्यापार, यदि इसकी बात करूं राज्यों के बीच व्यापार की, तो आर्टिकल 301 से 307 तक इसमें आर्टिकल आ जाते हैं। उसके बाद यदि भाग 14 की बात करूं तो भाग 14 में संघ व लोक सेवा आयोग आ जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग व स्टेट लोक सेवा आयोग आ जाते हैं, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं आ जाती हैं, और उसके लिए आर्टिकल आ जाता है 308 से 323 तक। उसके बाद यदि मैं बात करूं भाग 15 की, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग आ जाता है। कौन सा आ जाता है? निर्वाचन आयोग आ जाता है। और निर्वाचन आयोग की बात यदि करूं तो 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग चलता है। उसके बाद यदि मैं बात करूं भाग 15 के बाद में, तो इंपॉर्टेंट जो भाग आ जाता है हमारा वो आ जाता है, देखिए दोस्तों, भाग यदि 16 की बात करूं, भाग 16 की बात करूं तो भाग 16 में भाग 16 में विशेष प्रावधान आ जाते हैं। और विशेष प्रावधान की यदि मैं बात करूं, और विशेष प्रावधान की बात करूं तो 330 से 300, विशेष प्रावधान 330 से और 342 तक विशेष प्रावधान आ जाते हैं। विशेष प्रावधान की यदि मैं बात करूं तो 330 से 342 तक विशेष प्रावधान आ जाते हैं। विशेष प्रावधान के बाद में यदि मैं बात करूं तो संविधान का जो भाग आ जाता है हमारा भाग 17 आ जाता है, और भाग 17 में राजभाषा आ जाती है। कौन सी भाषा आ जाती है? संविधान के भाग 17 में राजभाषा आ जाती है। और राजभाषा के लिए जो आर्टिकल आ जाते हैं 343 से 351 तक आ जाते हैं। और उसके बाद भाग 18, और भाग 18 में आपात उपबंध आ जाता है। कौन सा आ जाता है? आपात उपबंध। और आपात उपबंध की यदि मैं बात करूं तो 352 से लेकर 360 तक आ जाते हैं। उसके बाद भाग 20 आ जाता है, और भाग 20 में आ जाता है संविधान संशोधन। कौन सा आ जाता है? संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की बात करूं तो आर्टिकल आ जाता है 368। ये हमारे संविधान के जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट भाग है वो सारे के सारे ये हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा भाग आ जाता है? भाग 11 के अध्याय 2 में आ जाता है विधायी और प्रशासनिक संबंध, दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं? भाग 11 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। देखें, अगला सवाल है कि कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के संबंध में नहीं है? तो 11वीं अनुसूची के संबंध में पशुपालन आ जाता है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आ जाता है, लघु वनोपज आ जाता है, कांजी हाउस नहीं आता। तो 11वीं अनुसूची के संबंध में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कांजी हाउस नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
अगला सवाल है कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था संविधान का कौन सा भाग है? 13वां भाग। 13वां भाग राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। आर्टिकल कहां से आ जाते हैं? 301 से 307 तक इसके अंतर्गत आर्टिकल आ जाते हैं। ठीक है, भाग 12 का मैंने अभी बताया था, भाग 12 में आर्टिकल कहां से आ जाते हैं? 264 से लेके 300 के तक आर्टिकल आ जाते हैं। भाग कौन सा है ये? ठीक है, भाग 14। भाग 14 का मैंने अभी आपको बताया था, संघ व लोक सेवा आयोग आ जाते हैं और जिसके लिए आर्टिकल 308 से 323 तक आ जाते हैं। भाग 15 में निर्वाचन आयोग आ जाता है और निर्वाचन आयोग में 324 से 329 तक आर्टिकल आ जाते हैं। तो ये चीज याद रखना है। संविधान का भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य से संबंध है। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, अब संविधान के भाग से रिलेटेड और अनुसूची से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है क्या भारतीय संविधान की संघीय सूची का हिस्सा नहीं है? कौन सा? देखिए संघीय सूची के हिस्से की यदि मैं बात करूं तो संघ सूची में, देखिए कॉमन सेंस का सवाल है, बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछा गया कि संघ सूची के अंतर्गत कौन सा भाग नहीं आएगा। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन होगा, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। युद्ध एवं शांति पे विदेशी क्षेत्राधिकार तो कौन सा नहीं होगा? मत्स्य पालन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है परिवार कल्याण विषय। परिवार कल्याण विषय संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है, पंचायती राज को ये विषय दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि 7वीं अनुसूची का वर्णन करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था 7वीं अनुसूची में क्या आता है? शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में अलग अलग शक्तियों को जो डिवाइडेशन है, विभाजन है, वो किस में दिखाता है? 7वीं अनुसूची में दिखाता है। तो ये लिखा हुआ है कि यह संघ व राज्यों के बीच वितरण को, शक्तियों के वितरण की सूची देती है। तो क्या आ जाता है कि संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची, यानी कि भाग 7, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, ये किस में आ जाता है? भाग 7 के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि 7वीं अनुसूची में आ जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अगला है कि संविधान का कौन सा भाग राज्यों के शासन से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था भाग 5 में केंद्र सरकार आ जाती है और भाग 6 में क्या आ जाती है? राज्य सरकार आ जाती है। तो भाग 6 आर्टिकल कहां से कहां तक आ जाते हैं? 152 से लेकर 237 तक, और इसमें सारी की सारी राज्य सरकारों के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, भाग 3 का मौलिक अधिकार आ जाते हैं। भाग 7 में क्या आ जाता है? भाग 7 को खत्म कर दिया था, आर्टिकल कौन सा आ जाता है इसमें? 238 आ जाता है। भाग 4 में क्या आ जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना संविधान का कौन से भाग में आ जाता है? राज्य सरकारों का वर्णन, राज्यों में शासन, कौन से भाग? 6ठे भाग में, और आर्टिकल कहां से कहां तक आ जाते हैं? 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में? तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है, नगर पालिकाओं से संबंधित। 12वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में दल बदल आ जाता है, 11वीं में नगर पंचायती राज आता है, 12वीं में नगर पालिका आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार। अभी बताया था संविधान के भाग 3 में है, और भाग 3 में आर्टिकल कहां से कहां तक आ जाते हैं? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक कौन सा भाग है? भाग 3। भाग 1 में कहां से कहां तक? 1 से 4 तक। भाग 2 में 5 से 11 तक, और भाग 4A में कौन सा आ जाता है? 51A। ठीक है, तो संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए, ये आरपीएससी ईओआरओ के एग्जाम में पूछा गया 2022 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपको संविधान के सारे भाग आपको बता दिए हैं, उनमें से कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किस पैरा में किया गया? तो याद रखना है पैरा 6 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, और कौन सा अधिनियम है? दल बदल। याद रखना दोस्तों, दल बदल 10वीं अनुसूची, यानी 10 बहाने करके ले गए दिल और उसके बाद गई बदल। ठीक है, तो याद रखना दल बदल 10वीं अनुसूची और 52वां संविधान संशोधन 1985, और पैरा कौन सा है? 6। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो भारत के संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के निरर्हताओं के बारे में उपबंध किया गया, कौन सी अनुसूची? अभी बताया था
एक मिनट। दल बदल की निरर्थताओं के बारे में आपको बताया था, कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं उल्लेखित है? 22 भाषा। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और संविधान संशोधन के तहत 21, 71 और 92। ये होता है 1967 में, ये होता है 1992 में और ये होता है 2003 में। इसमें एक भाषा जोड़ी जाती है, इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। इसमें सिंधी जोड़ी जाती है, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी जाती है, इसमें मोथो, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी जोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए, तो 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में लिखित है। अगला सवाल है, कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो याद रखना कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अंग्रेजी भाषा उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, हाँ, भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम के अनुसार बताइए। देखिए दोस्तों, अब यदि आपको पता है कि कौन सा राज्य कब शामिल हुआ था तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले 1963 में 16वां राज्य बनता है नागालैंड। कौन सा राज्य बनता है? नागालैंड बनता है। मैं चारों राज्यों के आपको बता देता हूं। देखिए, नागालैंड बनता है कब? 1963 में। ठीक है, उसके बाद हरियाणा बनता है 1966 में। हरियाणा कब बनता है? 1966 में। सिक्किम की बात करूं तो 1975। आपको पता है 36वां संविधान संशोधन किया था। हरियाणा के लिए 18वां संविधान संशोधन किया था और इसके लिए 16वां संविधान संशोधन किया जाता है नागालैंड के लिए। और अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश को मिलाया जाता है, ये भारत का 24वां राज्य बनता है और इसको 1987 में मिलाया जाता है। तो कालक्रम के अनुसार याद रखोगे, सबसे पहले नागालैंड मिलाया गया था, फिर हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य बनाया गया। कौन से? 35वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारत को, सिक्किम को क्या बनाया गया था? संबंध राज्य, यानी कि सह राज्य का दर्जा दिया गया। कौन से राज्य का दर्जा दिया गया? सह राज्य का दर्जा उसको दिया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? जैसा मैंने अभी आपको बताया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है 1953 में और 1953 में बनता है, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। और ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है फजल अली की अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में। और ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है 1955 में और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिए, अगला सवाल है कि कौन कौन शामिल थे। ये पूछ रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल थे। तो कौन कौन शामिल थे? न्यायमूर्ति अली फजल, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर, ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल थे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन CISF जो ASC का एग्जाम होता है उसमें 2019 में पूछा गया और 2023 में RS में फिर इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन सदस्य शामिल थे। तो याद रखना दोस्तों, मोस्टली क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को यदि आप पढ़ लोगे तो आपके भारत के संविधान के भाग 1 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे की ओर बढ़े। चलो अगला सवाल देखिए, धर आयोग का अधिदेश था, यानी धर आयोग का गठन क्यों किया गया था? मैंने अभी आपको बताया था जून 1948 में एस के धर आयोग बनाया गया था। और एस के धर आयोग क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसको संतुष्टि देना था कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? भाषाई प्रांतीय आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भाषा ही प्रांतीय आयोग।
धर आयोग 1948 में बनाया जाता है, जून 1948 में, और दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है, जिसके तहत यह कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, आप प्रशासनिक के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा क्या क्या कर सकती है, ये आपसे पूछा गया। अनुच्छेद 3 की बात की है तो अनुच्छेद 3 में क्या किसी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है? नहीं कर सकती। सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी? कर सकेगी। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी? बढ़ा सकेगी। स्वायत्त शासन परिषद की स्थापना कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नहीं कर सकती है। तो यदि पहला गलत हो गया तो देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्या बच गया? केवल 2 और 3। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये क्लास हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इस क्लास के अंतर्गत आपको संविधान के भाग 1 से संबंधित जो भी सारी जानकारी है वो आपको दे दी गई है। इसमें मैंने अनुसूचियों का वर्णन कर दिया गया है, संविधान के जितने भी भाग हैं उन सभी के बारे में बता दिया गया है, अनुच्छेदों के बारे में बता दिया गया है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हो सकता है काफी लंबी हो, लेकिन इसको आप पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मैंने आपको बताया था PYQ से रिलेटेड हम जितने भी क्लासेस करने वाले हैं, संविधान सभा की 2 क्लासें हुई थी हमारी, संविधान के भाग 1 की ये क्लास है, उसके बाद में संविधान का भाग 2 आएगा, भाग 3, इस तरह से हम संविधान पूरा का पूरा संविधान क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए और आप सबका इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से एकलव्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद।